नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूनी एग्जाम के करंट अफेयर्स प्लेटफॉर्म पर। आज दिनांक 2 अक्टूबर 2024। आज की जो प्रमुख खबरें हैं जो विभिन्न न्यूज़पेपर के माध्यम से ली गई हैं उस पर हम आते हैं, देखते हैं आज की प्रमुख खबरें हैं क्या। तो आज की द हिंदू से जो एक प्रमुख खबर है उस पर हम चर्चा करते हैं। ईरान फायर्स मिसाइल एट इजराइल। इस न्यूज में क्या दिया हुआ है? लेबनान में तेहरान के हिजबुल्लाह सहयोगियों के खिलाफ इजराइल के अभियान के जवाब में ईरान ने इजराइल पर 180 के करीब बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ठीक, तो ये द हिंदू की आज एक जो प्रमुख खबर थी उसमें बताया गया है कि ईरान ने इजराइल के ऊपर 180 के करीब मिसाइलें दागी हैं। ठीक है, ये इसका कारण क्या है, क्यों ईरान ने इजराइल के खिलाफ इस तरीके का अभियान किया है, थोड़ा सा हम इसके बारे में भी समझ लेंगे। तो हम थोड़ा सा यहाँ देखते हैं कि ज्योग्राफिकल स्थिति है क्या। तो आप देखते हैं मेडिटेरियन सी के बगल जो है यहाँ पर इजराइल है, यहाँ पर इजराइल है। इसके ऊपर का जो ये क्षेत्र है वो लेबनान है और यहाँ पर ईरान है। ठीक, और ये इजराइल से लगा हुआ जो बिल्कुल समुद्र तटीय इलाका है ये है पैलेस्टाइन, ठीक, या फिलिस्तीन। आप ये देखते हैं। इसके अलावा यहाँ सीरिया है, यहाँ जॉर्डन है, सऊदी अरबिया है, ठीक, और ये इराक है। ठीक, तो हम देखते हैं कि इनके बीच का संघर्ष का जो कारण रहा है वो तो बहुत ऐतिहासिक, बहुत पुराना कारण है, लेकिन पिछले एक वर्ष में इन क्षेत्र के बीच में एक गंभीर संघर्ष देखने को मिल रहा है। इसका कारण है 7 अक्टूबर 2023 को फिलिस्तीन का एक ग्रुप है, आतंकवादी ग्रुप है जो फिलिस्तीन में वर्क करता है, वो है हमास। हमास ने इजराइल के ऊपर हमला किया और इस हमले में हुआ क्या? इस हमले में वहां के एक बड़ी संख्या में लोगों को अपहरित कर दिया गया या तो मार दिया गया। इसके जवाब में इजराइल ने फिलिस्तीन के ऊपर एक अभियान किया या हमास के ऊपर एक अभियान किया और ये लगभग एक वर्षों से ये अभियान हमास और फिलिस्तीन के खिलाफ चल रहा है। अभी जल्द ही हमास का जो एक प्रमुख लीडर है इस्माइल हानिया, इसको ईरान में मार दिया गया। ईरान क्या करता है? ईरान यहां से फिलिस्तीन का जो आतंकवादी ग्रुप है हमास, इसको सपोर्ट करता है और इसके साथ साथ ईरान लेबनान में एक ग्रुप है हिजबुल्लाह, ये भी एक आतंकवादी ग्रुप है जो इजराइल के खिलाफ है, इसको सपोर्ट करता है। तो अभी हाल ही में जो हमास का लीडर है इस्माइल हानिया, ये मार दिया गया और लास्ट वीक में हिजबुल्लाह का जो लीडर है हसन नसरुल्लाह, इसको भी इजराइल ने मार गिराया। क्योंकि ईरान इन दोनों ग्रुप को सपोर्ट करता है तो इनके जो प्रमुख लीडर जब मारे गए तो ईरान ने इसका बदला लेने के लिए इजराइल पर ये मिसाइलें दागी। ठीक, इसके जवाब में अब हो क्या रहा है कि ये मिसाइलें तो दागी हैं, अब इसके जवाब में इजराइल भी ईरान पर हमला कर सकता है। तो जो मिडिल ईस्ट में जो युद्ध की स्थिति है वो अब गंभीर हो चुकी है। तो आज की जो प्रमुख खबर थी इसका थोड़ा सा जो एक साल से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इस पर हमने देख लिया है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो अन्य दूसरी प्रमुख खबर है ये भी द हिंदू न्यूज़पेपर से है। ठीक, जीएसटी ग्रोथ स्लोड इन सितंबर, नेट इनफ्लोज इन नियर 1.53 लाख करोड़। सितंबर में जीएसटी वृद्धि दर धीमी हुई, शुद्ध राजस्व 1.5 लाख करोड़ के करीब रहा। तो जीएसटी जो वृद्धि दर थी उसकी गति धीमी रही और जो राजस्व का कलेक्शन था वो 1.5 लाख करोड़ रुपए के करीब था। जीएसटी कर संग्रह सितंबर में
6.5% की गिरावट के साथ 40 महीनों के निचले स्तर पर आ गई है और राजस्व संग्रह 1,73,240 करोड़ रुपए रहा, जो अगस्त की तुलना में लगभग 1% कम है। तो जीएसटी जो कर संग्रह सितंबर में था उसमें 6.5% की गिरावट के साथ ये 40 महीनों के सबसे निचले स्तर पर आ चुकी है। ठीक, और जो हमारा राजस्व संग्रह था वो 1,73,240 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। ठीक, तो इससे आप देखते हैं कि ये जीएसटी कर संग्रह में कमी जो है वो मंदी की, आर्थिक मंदी की ओर इशारा कर रहा है। ठीक, और शुद्ध कर संग्रह, जो कर संग्रह है अगस्त की तुलना में उसमें थोड़ी सी वृद्धि देखी गई है, वो 1,52,782 करोड़ रहा है। तो ये सितंबर महीने का एक आंकड़ा है जो जीएसटी से संबंधित है। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। ये द हिंदू में एक पिक्चर था जो बथुकम्मा फेस्टिवल से जुड़ा हुआ था, तो इसको कवर किया गया है क्योंकि ये आपके कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है, कल्चर के पेपर के लिए कि क्या है आपका बथुकम्मा फेस्टिवल। तो हम देखते हैं कि एक लेडी है जो बास्केट तैयार कर रही है बथुकम्मा फेस्टिवल के लिए तेलंगाना के क्षेत्र में। तो बथुकम्मा तेलंगाना राज्य का एक प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार 9 दिनों तक मनाया जाता है और इसे फूलों का त्योहार भी कहा जाता है। बथुकम्मा त्योहार शरद ऋतु के आगमन का संकेत देता है। यह त्योहार मानसून के बाद सर्दियों की शुरुआत से पहले आता है। इस त्योहार को मनाने के लिए महिलाएं घर आंगन में गाय के गोबर से छोटे छोटे गोपुरम बनाती हैं और फिर उन्हें फूलों से सजाती हैं। तो बथुकम्मा फेस्टिवल कहां मनाया जाता है? तेलंगाना राज्य में, और इसे फूलों का त्योहार भी कहा जाता है और शरद ऋतु के आगमन का संकेत देता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके लिए एक कल्चर की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है कि बथुकम्मा फेस्टिवल कहां होता है और ये किससे संबंधित है। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं आज की जो प्रमुख खबर है वो है इसरो टारगेट्स टू लॉन्च वीनस मिशंस इन मार्च 2028 फॉर 112 डे जर्नी टू प्लेनेट। ठीक, शुक्र ग्रह के लिए भारत का पहला मिशन मार्च 2028 में लॉन्च किया जाना है। यह मिशन ग्रह तक पहुंचने के लिए 112 दिनों की यात्रा पर निकलेगा और इसको केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान कर दी है, जो 1236 करोड़ रुपए का वीनस ऑर्बिटर मिशन है। ठीक है, तो वीनस के लिए, शुक्र ग्रह के लिए एक हमारे सोलर सिस्टम में जो सन है, ठीक, सन के बगल आप आएंगे तो मरकरी है। ठीक, उसके बाद वीनस, फिर अर्थ और आपका मार्स जुपिटर, ये सब ऐसे हैं। ठीक है, तो अर्थ से वीनस के लिए एक मिशन लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, मार्च 2028 में उसकी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान कर दी है। तो ये 112 दिनों में शुक्र ग्रह पर पहुंचेगा। ठीक है, ये एक अन्य प्रमुख खबर आपकी साइंस टेक से थी। ठीक, इसके अलावा हम देखते हैं आप दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण में एक प्रमुख खबर है, वाइस एडमिरल डॉक्टर आरती सरीन ने सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक पद का पद संभाल लिया है। वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। तो वाइस एडमिरल डॉक्टर आरती सरीन जो हैं वो सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक बनी है, इसलिए ये हमारा न्यूज इंपॉर्टेंट है, वो पहली महिला अधिकारी हैं। ठीक, तो ये नियुक्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट न्यूज है। इसके अलावा आप जब देखते हैं अन्य जो प्रमुख खबर है वो है जापान के नए प्रधानमंत्री बने शिगेरू इशिबा। ठीक, जापान की संसद ने सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी के प्रमुख शिगेरू इशिबा को औपचारिक रूप से देश का नया प्रधानमंत्री चुन लिया है। इससे पहले मंत्रिमंडल के साथ फूमियो किशिदा ने प्रधानमंत्री पद से
इस्तीफा दे दिया है। तो आप देखते हैं कि जो वहां की सत्ताधारी, जापान की सत्ताधारी पार्टी थी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी के प्रमुख शिगेरू इशिबा जो है वो देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। और इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे फुमियो किशिदा, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे, इसीलिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक, अब हम दूसरी न्यूज पर पहुंचते हैं। दूसरा जो प्रमुख खबर है वो है जमैका के जो प्रधानमंत्री हैं एंड्रू होलनेस, वो भारत की यात्रा पर हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रू होलनेस के बीच एक द्विपक्षीय वार्ता संपन्न हुई। इस वार्ता में भारत ने जमैका के साथ डिजिटल, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, बायोफ्यूल्स, नवाचार, स्वास्थ्य समेत कई क्षेत्रों में विशेषज्ञता को साझा करने के लिए तैयार हुआ है। तो आप देखते हैं कि जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रू होलनेस के बीच एक द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें भारत ने जमैका के साथ डिजिटल, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, बायोफ्यूल्स, नवाचार और स्वास्थ्य समेत कई क्षेत्रों में विशेषज्ञता को साझा करने का वादा किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में जो जमैका उच्च आयोग के सामने की जो सड़क है उसका नाम जमैका मार्ग रखने की भी घोषणा की है। तो नई दिल्ली में ही जो जमैका उच्च आयोग है उसके सामने की सड़क का नाम जमैका मार्ग रखा जाएगा। ठीक, तो ये आपके आईआर से एक प्रमुख खबर है। इसके अलावा फिर हम आते हैं एक अन्य प्रमुख खबर में। तो आप इसमें देखते हैं कि जो एक अन्य प्रमुख खबर है वो क्या है, ईवी को बढ़ावा देने के लिए पीएम ई ड्राइव सब्सिडी योजना की शुरुआत की गई है। तो सरकार ने 10,900 करोड़ रुपए 10,900 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ पीएम ई ड्राइव योजना शुरू की है। इस योजना का मकसद भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को तेजी से अपनाने, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास को प्रोत्साहित करना है। यह योजना 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2026 तक लागू की जाएगी। तो यह योजना जो है पीएम ई ड्राइव योजना की जो शुरुआत हुई है वो भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को तेजी से अपनाने, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना और उसके साथ मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास को प्रोत्साहित करना है। इस योजना की शुरुआत कब हुई है? ये योजना 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2026 तक लागू होगी। इसके साथ ही ईएमपीएस 2024 मतलब ईएमपीएस इलेक्ट्रिक गतिशीलता संवर्धन योजना को पीएम ई ड्राइव योजना में शामिल किया गया है। तो जो ईएमपीएस योजना थी वो 1 अप्रैल 2024 से चल रही थी। ये योजना 1 अप्रैल 2024 से चल रही थी। इलेक्ट्रॉनिक गतिशीलता संवर्धन योजना, इसको पीएम ई ड्राइव योजना के साथ शामिल कर लिया गया है। ठीक, तो ये एक अन्य प्रमुख खबर थी। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रमुख खबर की तरफ। तो हम देखते हैं कि भारत ने बांग्लादेश को 2-0 से हराकर WTC तालिका में अपनी स्थिति मजबूत की। तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो टेस्ट श्रृंखला चल रही थी उसमें भारत ने उस श्रृंखला को 2-0 से जीत लिया है। ठीक, और इस टेस्ट श्रृंखला में, टेस्ट सीरीज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले स्पिनर रवि अश्विन को प्लेयर ऑफ द सीरीज और यशस्वी जायसवाल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। और इस श्रृंखला को जीतने के साथ ही भारत जो WTC तालिका है उसमें सबसे ऊपर हो चुका है। भारत 11 मैचों में 8 मैच जीत दर्ज कर चुका है और 1 ड्रॉ के साथ 2 मैच हारे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आज के जो प्रमुख खबरें थी वो समाप्त हुई। इसी के साथ धन्यवाद।